बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 से आगाज़ किया था जी, और हमने आगाज़ किया था इस एक छोटी सी एग्जांपल से जिसके अंदर मिस्टर कामरान जो हैं नुमान को एक ऑफ़र करवा रहे थे, विल यू परचेज़ माई हाउस फॉर ₹10 मिलियन, और मिस्टर नुमान ने इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया था, आई एम विलिंग टू परचेज़ हाउस फॉर ₹10 मिलियन। यहाँ से हमने प्रोमिज़र और प्रोमिज़ी को डिफ़ाइन कर लिया था। फिर हमने ऑफ़र को डिफ़ाइन करने के लिए दो एग्जाम्पल, यही नोमान और कामरान वाली एग्जाम्पल और रमला एंड कमला वाली एग्जाम्पल्स की मदद से हमने देखा था कि असल में जब कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो तो ऑफ़र दो तरह की हो सकती है, या तो कुछ करने को कहा जा रहा होगा या कुछ ना करने को कहा जा रहा होगा। तो हमने दोनों बातें अपने दिमाग में करने के लिए ले ली ताकि हमें डेफिनेशन की समझ आए कि when a person signifies to another his willingness to do something or not to do something to obtain assent of other person, he is making an offer। तो ऑफ़र को हमने ऐसे डिफ़ाइन कर लिया था। फिर हम थोड़ा और आगे चले तो फिर हमने ज़रा टेक्निकल साइड लॉ की देखना शुरू की। हमने कहा हम ऑफ़र किसे कहते हैं कि जब कोई शख्स एक प्रपोज़ल दे और उस प्रपोज़ल को दूसरा आदमी एक्सेप्ट कर ले। तो यहाँ तक अगर सिर्फ प्रपोज़ल और एक्सेप्टेंस हो रही हो तो फिर हम इसको क्या कहते हैं, क्या क्रिएट हो गया है, प्रॉमिस क्रिएट हो गया है। ठीक है ना, प्रपोज़ल और एक्सेप्टेंस के साथ क्या क्रिएट हो गया है, प्रॉमिस क्रिएट हो गया। प्रॉमिस से फिर हम आगे चले और फिर हमने डिफाइन किया किसको, एग्रीमेंट को, और फिर एग्रीमेंट से हमने कॉन्ट्रैक्ट को। तो अगर हम गौर करें तो प्रॉमिस में क्या था, प्रपोजल में एक्सेप्टेंस ऐड कर रहे थे तो प्रॉमिस हो रहा था, प्रपोजल में एक्सेप्टेंस ऐड कर रहे थे तो प्रॉमिस हो रहा था। जब हमने प्रॉमिस में कंसीडरेशन ऐड कर दी तो एग्रीमेंट हो गया था। एग्रीमेंट में इंटेंशन ऐड कर दी, एनफोर्सेबिलिटी ऐड कर दी तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। एक्चुअली तो हमें कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचना था, लेकिन हमें इन थोड़ी सी बारीक बातों से हमें ये बात सारी समझ आ जाएगी कि कैसे ये सारी गुफ्तगू हम लेकर आगे चल रहे हैं। अच्छा जी, फिर हमने ये सब कुछ डिफ़ाइन कर लिया था, अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम आज यहाँ पहुँच गए थे। फिर हमने एग्रीमेंट को दो हिस्सों में बांट लिया था जी, सोशल, डोमेस्टिक एंड रिलीजियस नेचर के जो कॉन्ट्रैक्ट थे। लॉ की प्रिजम्पशन क्या है कि नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, लेकिन अगर आपकी इंटेंशन है तो लॉ कह रहा है फिर आप बता दें, अनलेस स्पेसिफिकली एग्रीड। ठीक है ना। और कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट में लॉ कह रहा है कि हमारी परसेप्शन ये है, हमारी प्रिजम्पशन ये है कि आप लीगल रिलेशन क्रिएट करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आप नहीं करना चाह रहे तो इसको स्पेसिफाई करते हैं। ठीक होगी ना बात। इस सारे से फिर हमने कल इन एग्जांपल्स की मदद से इसको थोड़ा सा देख भी लिया था और आगे चले। फिर हमने ये एग्जांपल्स भी देख ली थी। फिर हमने काइंड ऑफ ऑफर्स के ऊपर कल बात की थी। What are the different kinds of offer? हमने कहा ऑफ़र की काइंड देखने के लिए हमें देखना चाहिए कि ऑफ़र किसको करवाई जा रही है या किस लिए करवाई जा रही है। ठीक है, तो पहली ऑप्शन थी हाउ मेड, कैसे करवाई गई है, इसको बुनियाद बनाया। और फिर टू होम मेड। होम मेड में हमने कहा एक्सप्रेस ऑफ़र। एक्सप्रेस ऑफ़र का मतलब है ऑफ़र करवाते हुए बाय वर्ड्स, वर्ड्स यूज हुए हैं। वर्ड्स स्पोकन भी यूज हो सकते हैं, रिटन भी हो सकते हैं। और एक है वर्ड्स इस्तेमाल नहीं हुए, बल्कि ऑफर कौन सी है, इम्प्लाइड ऑफर है। अब इसके एग्जांपल से हमने इस बात को अंडरस्टैंड कर लिया हुआ है। टू होम मेड का मतलब है ऑफर जनरल पब्लिक को भी हो सकती है और ऑफर किसी स्पेसिफिक पर्सन को भी हो सकती है। ठीक है, इस तरह से भी हमने ये सारा सिनेरियो देख लिया था। फिर इसको भी हमने एक्सप्लेन कर दिया था, फिर इसकी अपनी एग्जांपल के साथ भी वापस लिंक कर दिया था।
फिर एम्प्लॉयड की कुछ एग्जांपल्स बहुत सारी हो सकती हैं, हमने कुछ वर्बली भी कुली वाली एग्जांपल दे दी, फाइंडर ऑफ ए गुड्स वाली एग्जांपल दे दी, ठीक है ना। तो ये सारी कौन सी एग्जांपल्स हैं? एम्प्लॉयड ऑफर की एग्जांपल हैं, जहां ऑफर जो है वो एम्प्लॉयड की जा रही है। इसके बाद आ गया जनरल ऑफर, और इसकी भी बात हमने कर ली थी। नाउ अब ऑफर को थोड़ा सा डिटेल में लॉ डिस्कस करने लगा है, एंड दिस इज कॉल्ड एसेंशियल्स ऑफ ऑफर। यानी अगर एक शख्स ने ऑफर करवाई है तो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट होंगे तो वो लीगली ऑफर कहलाएगी, और क्या चीज़ मिसिंग होगी तो फिर वो ऑफर नहीं कहला रही होगी। एसेंशियल्स का मतलब है ये इंग्रेडिएंट ऑफर में मौजूद होने चाहिए टू हैव अ वैलिड लीगल ऑफर। जिसका पहला इंग्रेडिएंट है देयर मस्ट बी 2%। इसका रिवर्सल करें तो बात समझ आएगी कि एक शख्स खुद को ही ऑफर नहीं करवा सकता। मैंने खुद को ही ऑफर करवाया, खुद ही एक्सेप्ट कर लिया, कहा जी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, खुद ही वायलेट कर दिया, अपने ही खिलाफ मुकदमा लेके अदालत में चला गया। तो अदालत कह रही यार ऐसे पागलों के लिए नहीं बैठे हुए हम, कम से कम दो लोगों के दरमियान में ये बात होनी थी, एक ऑफरर होना था और एक ऑफरी होना था। सर्टेन एंड डेफिनेट, अभी वन बाय वन हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। फिर कॉन्ट्रैक्चुअल इंटेंशन, फोर्थ कम्युनिकेशन, फिफ्थ ऑब्जेक्टिव ऑफ कंसेंट, कंडीशन, नेगेटिव कंफर्मेशन, इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशन। वो कह रहा है ऑफर के पढ़ने के लिए, ऑफर को समझने के लिए ये 5, 6, 7 पॉइंट आपको समझ आने चाहिए, क्लियर होने चाहिए कि ये क्या बातें हो रही है। नाउ वन बाय वन भी 2%। फॉर ए वैलिड ऑफर देयर मस्ट बी 2%। अ पर्सन कैन नॉट मेक एन ऑफर टू हिमसेल्फ। ठीक है ना। अब कोई सिनेरियो क्रिएट किया एग्जामिनर ने और उसमें पता चला इसमें तो कोई दूसरी पार्टी नहीं है, तो नो, दिस इज नॉट ए वैलिड ऑफर। अमजद ऑफर टू सेल हिज सुजुकी मेहरान 2008 मॉडल टू हबीब फॉर 4,50,000। इट इज अ वैलिड ऑफर। इस एंगल से वैलिड अभी हम कह रहे हैं क्योंकि दो लोग इन्वॉल्व हो गए। ठीक होगी ना बात। सर्टेन एंड डेफिनेट, सर्टेन एंड डेफिनेट। बेटा आपके बेंच पे जगह खाली है, आप लोगों ने जब बैठना है तो बिल्कुल आखिर पे चले जाना है, बिकॉज बाद में आने वाले बच्चे को अगर आप कहेंगे ना कि वो वहां तक जाए तो वो बड़ा मुश्किल हो जाए। आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ। आपसे भी हो रही है आपसे भी हो रही है। अच्छा जी, सर्टेन एंड डेफिनेट। अ वैलिड ऑफर इज वन विच इज सर्टेन एंड डेफिनेट। No contract can come into existence if offer is uncertain. Uncertain and definite का मतलब क्या हुआ कि पहली बात तो यह है कि ये पता हो हम क्या ऑफर करवा रहे हैं और कितने पैसे पे करने हैं, ये तय हो जाए कि विल यू परचेज माई हाउस एट अ रीजनेबल प्राइस। Now this is not a definite and certain. मतलब आप ऑटो वाले से कहते हैं भाई कितने पैसे लोगे, कहता है जी जो मुनासिब होगा दे देना। That is not a valid offer. Offer must be certain and definite. It could be determined कि हम किसकी गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या बात हो रही है, वो होना चाहिए। Salman purchased a horse from Irfan and promised to buy another if the first one proves lucky. अब हॉर्स लकी प्रूव हुआ कि नहीं हुआ, ये तो सर्टेन एंड डेफिनेट बात नहीं है। तो वो जो सेकंड हॉर्स की हम ऑफर करवा रहे हैं कि अगर ये लकी साबित हुआ तो सेकंड हॉर्स भी मैं खरीद लूंगा, दैट इज नॉट ए वैलिड ऑफर, बिकॉज ऑफर मस्ट बी डेफिनेट एंड सर्टेन। क्लियर होगी बात जी। कॉन्ट्रैक्चुअल इंटेंशन, एन ऑफर मस्ट बी मेड विद एन इंटेंशन टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट। असल में अभी हम एक बात आगे जाके पढ़ेंगे, आखिर उसमें एक ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर का एक टॉप लफ्ज़ लिखा हुआ है। ये असल में उस तरफ इशारा है कि
ऑफर हम उस बात को कह रहे हैं कि जहां अगला आदमी एक्सेप्ट कर ले तो बस हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका हुआ। बाद दफ़ा हम अगले बंदे की विल जानने के लिए कोई बात कर रहे होते हैं, ठीक है ना। मसलन आप एक शख्स फ्रूट सेल कर रहा था, आपने कहा यार ये एप्पल किस तरह लगाए हैं, उसने कहा जी 300 रुपये केजी। आपने कहा जी अच्छा जी मुझे 1 केजी दे दो। उसने क्या करवाई आपको? ऑफर। बस ये वाली बात समझनी है। बज़ाहिर हमें लग रहा है कि उसने ऑफर करवाई है और हमने कहा जी 300 रुपये केजी। उसने कहा हाँ हैं तो 300 रुपये केजी, लेकिन मैंने आपको देने तो नहीं है, ये तो नहीं मैंने आपको कहा कि मैं आपको दे रहा हूँ। याद है आप पिछली दफ़ा एप्पल लेके गए थे, घर से जाके वापस ले आए थे कि ये तो ख़राब है। अब अगर ये मुझे नहीं एप्पल दे रहा तो क्या मैं इसे अदालत लेके जा सकता हूँ? नहीं लेके जा सकता। पक्की बात है। इसका मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्चुअल इंटेंशन नहीं थी। फिर इसका मतलब है आपका अंदर बैठा हुआ वकील भी आपको बता रहा है कि नहीं यार ये अदालत में थोड़े जा रहे हैं। ऑफर और एक्सेप्टेंस जब है जब कॉन्ट्रैक्चुअल इंटेंशन क्रिएट करने के लिए वो काम किया जा रहा हो। 2 प्रॉपर्टी डीलर बैठे हैं और आपस में प्लॉट की डीलिंग कर रहे हैं और कहता ठीक है जी 2 करोड़ रुपए का, कहता जी ओके डन हो गया। अगले ही सेकंड को नहीं आपको नहीं देना। यहां ये बात नहीं है, बिकॉज ये जो ऑफर इस वक्त एक दूसरे को करवा रहे थे इसके पीछे इंटेंशन क्या थी? लीगल रिलेशन की इंटेंशन चल रही थी। तो जब हम एक दूसरे को ऑफर करवा रहे हों, एक्सेप्ट कर रहे हों, तो उसके लिए इंटेंशन ज़रूरी है कि लीगल इंटेंशन हम क्रिएट कर रहे हो। मसलन किसी जगह बिडिंग हो रही है तो पहले ही पता है कि ये लीगल इंटेंशन के साथ हो रहा है, बल्कि बिडिंग में पार्टिसिपेट करवाने से पहले एक टोकन मनी रख ली जाती है बाहर, इसीलिए कि अगर आप ऑफर देने के बाद पीछे हटें तो नहीं लीगल इंटेंशन है, आप तो बाउंड हैं आप ऑफर देने के लिए। तो एन ऑफर मस्ट बी मेड with an intention to create contract. Adil invite Babar to dinner. It does not create legal relation. So there is no valid offer. Communication. Offer must be communicated to offeree. वो कहते हैं ऑफरी के पास ऑफर गई भी हो, कम्युनिकेट भी हुई हो, तब आपका कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा। अगर एक शख्स के पास ऑफर ही नहीं गई है और उस बंदे ने कोई ऐसा काम कर दिया जिसकी आपने ऑफर करवाई थी, मतलब एग्जांपल इस तरह से दे रहा होता है कि एक शख्स है, उसका कोई एक पेट जो है ना वो गुम हो गया है, तो एक मिस्टर ए का कोई एक पालतू जानवर कोई पेट गुम हो गया। उसने ऐलान किया कि यार जो बंदा ये मेरी बिल्ली ढूंढ कर लाएगा उसको 50,000 रुपया इनाम मिलेगा। ठीक है, 5-6 लोग बैठे हुए थे। उसने कहा यार जो भाई बिल्ली ढूंढ के लाएगा उसको 50,000 रुपये इनाम मिलेगा। एक आदमी वैसे ही गुजर रहा था, उसको कैट नज़र आई, उसे ये भी पता था कि ये इस बंदे की है, वो पकड़ के उसके घर ले आया। अब इसे तो पता ही नहीं कि कोई 50,000 रुपया इनाम की बात हो रही है। इसने कैट वापस की, ये वापस जा रहा था तो गली में से एक बंदा इसको नज़र आया। उसने कहा भाई कहाँ? कह रहा यार वो मिस्टर ए की कैट गुमी हुई थी, वो मैं उसको देकर आया। कहता अच्छा फिर तो 50,000 मिले होंगे। मैंने कहा 50,000 कौन से मिले होंगे? उसने कहा उसने तो इनाम रखा हुआ था इसकी मिलने पर। ये यहीं से ही वापस हुआ, इसने फिर बेल बजाई, करीब मेरे 50,000 रुपया दें। उसने कहा जी कौन से 50,000 रुपये? अब ये झगड़ा क्रिएट हो गया। इस वक्त लॉ किसके साथ खड़ा है? मिस्टर ए के साथ खड़ा है, क्योंकि लॉ कह रहा है कि ऑफर का कम्युनिकेट होना ज़रूरी है कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। अगर आपके पास ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं है, हालांकि आप वही कैट ढूंढ कर लाए हैं, लेकिन आपको नहीं पता था, इसका मतलब है आपने ऑफर एक्सेप्ट नहीं की हुई थी।
आप इस प्राइस के हकदार नहीं हो सकते। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ये बात क्लियर हो गई? ओके जी। द कम्युनिकेशन इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इट इज। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि जब उस बंदे के पास ये ऑफर पहुंच जाए, उस तक कम्युनिकेट हो जाए, तो फिर कम्युनिकेट हो गई है। अच्छा जी। इन केस एन ऑफर इज मेड बाय पोस्ट, लेटर डाला आपने, कोरियर किया आपने, इट्स कम्युनिकेशन विज कंप्लीट व्हेन द लेटर रीचेज द ऑफरी। जब अब वो कहे जी मैंने तो लेटर खोल के नहीं देखा था, अब लॉ कह रहे यार इसका तो पता लगना बड़ा मुश्किल है। हाँ, लेटर डिलीवर हो गया है और कोरियर सर्विस ने कंफर्म कर दिया है कि यस फलां तारीख को लेटर डिलीवर हो गया था, इसका मतलब है ऑफर क्या हो गई है, कम्युनिकेट हो गई। कम्युनिकेट हो गई, अब एक्सेप्ट तो अगले बंदे ने देखना है कि उसने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया। वो कहता है ऑफर का कम्युनिकेट होना ज़रूरी है। टू हैव अ वैलिड ऑफर इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड। उस वाली एग्जाम्पल को जहन में रखेंगे तो आपको समझ आएगी इसकी इंपॉर्टेंस, कि अगर ऑफर ही कम्युनिकेट नहीं हुई तो एक्सेप्टेंस की कोई अहमियत नहीं, आपने तो कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया। अच्छा जी। एन ऑफर कैन बी मेड बाय वर्ड स्पोकन और रिटन और थ्रू कंडक्ट ऑफ पर्सन। ये बात ऑलरेडी हम इस्टेब्लिश कर चुके हैं कल के उससे। यानी ऑफर का राइटिंग में कम्युनिकेट होना जरूरी नहीं है, ये बाय वर्ड्स भी हो सकती है, ये बाय कंडक्ट भी हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन कम्युनिकेट होना ज़रूरी है। जिसको ऑफ़र करवाई गई है उस तक ये ऑफ़र पहुंचनी ज़रूरी है, कम्युनिकेट होना ज़रूरी है, अदरवाइज इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। अच्छा जी। Mohsin says to Noor that he is willing to sell his motorcycle to him for rupees 20,000. This is an offer communicated expressively. वही शू शाइनर वाली एग्जांपल आ गई दोबारा। ये मैं कल आपको दे चुका हूँ सारे एग्जांपल के। शू शाइनर था, उस वो आकर बैठ गया तो ये बाई कंडक्ट ऑफर हो गई और एक्सेप्टेंस हो गई, लेकिन कम्युनिकेट हो गई। ऑब्जेक्टिव ऑफ कंसेंट, वो कह रहे ऑफर का मकसद ये होना चाहिए कि सामने वाले की कंसेंट ली जा रही हो, यानी वो एक्सेप्ट कर रहा हो। एन ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द अदर पर्सन टू परपोज एक्ट और एब्सटिनेंस। अब वो रमला एंड कमला वाली बात कंटिन्यू हो रही है। टू परपोज एक्ट, या तो वो काम ऑफर क्यों करवाई जा रही होगी, या तो कुछ करने को कहा जा रहा होगा या ना करने को कहा जा रहा होगा। इसीलिए वो कह रहा है कि भाई ये दोनों काम हैं, या तो आपने कोई काम करना होगा या कोई काम नहीं करना होगा। कंडीशन, एन ऑफर में बी सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। वो कहता हो सकता है ऑफर के अंदर आपने कोई कंडीशन लगा रखी हो। इट इज ऑन द सोल डिस्क्रिशन ऑफ द पर्सन टू होम सच ऑफर इज मेड टू इधर एक्सेप्ट और रिजेक्टेड। यानी वो पहले वाली एग्जांपल नोमान एंड कामरान वाली बात को आगे ले आते हैं। कामरान ने कहा विल यू परचेज माई हाउस फॉर रुपीज 10 मिलियन। ये नॉर्मल ऑफर आ गई, कोई कंडीशन नहीं लगी हुई, सिर्फ प्राइस बताई जा रही है। लेकिन अब उसने अपनी बात को थोड़ा रिवाइज किया। उसने कहा विल यू परचेज माई हाउस फॉर रुपीज 10 मिलियन पेएबल इन कैश। अब उसने एक कंडीशन लगा दी है कि भाई जब घर खरीदने आ रहे हो ना तो मैंने आपसे कैश लेना है, क्योंकि चेक लूंगा तो चेक तो गवर्नमेंट में बैंक में जमा होगा, बैंक में जाएगा तो मेरी तो डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी, मुझे तो टैक्स देना पड़ जाएगा। अब दूसरे बंदे ने कहा कि ओके यस आई वांट टू परचेज योर हाउस। वो कहता नहीं 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 ऐसे नहीं, अगर आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हो तो कंडीशन के साथ एक्सेप्ट करोगे। अगर आपने यस कहा तो इसका मतलब है यू आर विलिंग टू पे कैश नाउ। और अगर आप कहते हो कि नहीं मैं खरीदना तो चाह रहा हूं लेकिन कैश नहीं दूंगा, मैं तो पे ऑर्डर दूंगा, तो ये एक्सेप्टेंस नहीं हुई है अभी, ये तो आपने काउंटर ऑफर करवा दी है। अब आप ऑफरर बन गए हैं और सामने वाला बंदा ऑफरी हो गया है। अब उसकी मर्जी आपकी ऑफर एक्सेप्ट करे कि ना करे।
बात समझ आ गई? यानी ऑफर को जब एक्सेप्ट किया जाएगा तो वो कंडीशंस के साथ एक्सेप्ट किया जाएगा। दोबारा बोलिए। सर्टेन एंड डेफिनेट का मतलब था कि उसके अंदर एक सर्टेन अमाउंट आ रही हो। यहीं से मैं कर देता हूं। कामरान ने कहा विल यू परचेज माई हाउस एट अ रीजनेबल प्राइस। लॉ कहता है ये ऑफर ठीक नहीं है, दिस इज नॉट अ सर्टेन ऑफर। ठीक है ना, ये वाली बात। अ कंडीशनल ऑफर लैप्स व्हेन द कंडीशन इज नॉट एक्सेप्टेड। लैप्स का मतलब है खत्म हो गई है। ठीक है ना, आपने कहा नहीं नहीं यार, मैं घर तो मैंने खरीदना है लेकिन मैंने कैश नहीं देना, मैंने तो पे ऑर्डर देना है। वो जो ऑफर करवाई गई थी वो लैप्स हो गई है। कानून की नजर में जरा समझें बात को, वो ऑफर लैप्स हो गई है लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई है। अब कानून ये कह रहा है, लॉ ये कह रहा है कि नहीं, अब आप एक ऑफर करवा रहे हैं कि यार भाई मैं 10 करोड़ का घर खरीदूंगा लेकिन पे ऑर्डर दूंगा। अब सामने वाले की मर्जी, आपकी ऑफर मान ले या ना मान ले। अगर आप चाहते थे कि मेरे पास एक ऑफर आई हुई है और ये ऑफर थी, ऑफर का मतलब था आप एक्सेप्ट करें, तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि सारा कुछ आ गया ना बीच में, कंसिडरेशन भी आ गया, सब भी आ गया, लीगल इंटेंशन भी आ गई है। अगर तो हम इस फेज पे खड़े हैं कि आप एक्सेप्ट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो लॉ कह रहा है कि फिर आप कंडीशन के साथ एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप कंडीशन को तोड़ेंगे तो ऑफर क्या हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी। अच्छा जी, फिर और एक बात आ रही है, नेगेटिव कंफर्मेशन। वो कहता है यार नेगेटिव कंफर्मेशन नहीं हो सकती, पॉजिटिव कंफर्मेशन। क्या मतलब है इस बात का? आपने एक बंदे को खत लिखा, विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 million। If not communicated within 2 days, it is assumed that you have purchased my house। कि भाई आप मेरा घर 1 करोड़ रुपए का खरीदोगे और अगर 2 दिन में बता दो नहीं खरीदना, तो नहीं तो मैंने समझ लेना है कि तुमने खरीद लिया। लॉ कह रहा है नहीं नहीं, वो जो खामोशी को नीम रजामंदी समझते हैं ना, वो वाली ऑफर कबूल नहीं है। बात समझ आ रही है? नेगेटिव कंफर्मेशन नहीं हो सकती। हालांकि हम अकाउंटेंट अपनी ज़िंदगी में जब जैसे जैसे आप आगे चलेंगे, हम बाज़ जगह पर नेगेटिव कंफर्मेशन को वैलिड मानते हैं। जब आप ऑडिट का पेपर पढ़ो, बेटा आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ, जब आप आगे चलेंगे तो ऑडिट में हम ये यूज़ कर रहे होंगे कि हम क्लाइंट्स को एक लेटर लिखते हैं बैलेंस कंफर्म करने के लिए। मसलन फर्ज करें राइस का ऑडिट होने लगा है, अब बच्चों से फ़ी रिसीवेबल आ रही है ना, सारों ने आपने 100% फ़ी तो नहीं पे की हुई। अब बीच में ईयर एंड क्लोज हुआ, ऑडिटर ने, हम कह रहे हैं कि जी हमारा इतने पैसे एक्स अमाउंट बच्चों से रिसीवेबल है। ऑडिटर का मतलब है उसने इसको वेरीफाई करना है। वो कहता है अच्छा यार ऐसा करें फिर ना बच्चों के मुझे नाम दे दें, लेजर दे दें, मैं उसमें से कुछ सिलेक्टेड बच्चों को लेटर लिखता हूं कि यार कॉलेज कह रहा है मैंने आपसे इतने पैसे लेने हैं, क्या आपने वाकई इतने पैसे देने हैं? अब ऑडिटर के जहन में एक बात आ रही है कि यार भाई बच्चे को मैं लेटर लिखूंगा तो बाय द वे बच्चा मुझे जवाब क्यों देगा इस लेटर का? तो बॉदर नहीं करेगा ना, वो कहेगा यार मैंने एक ठेका लिया, मैं लेटर का जवाब दूं, मैं क्यों दूं? अब उस लेटर में ऑडिटर ने ऐसे लिखा कि यार एज़ पर कॉलेज स्टेटमेंट आपने कॉलेज का 50,000 रुपया देना है, अगर ये बात ठीक है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर गलत है तो फिर मुझे बता दो। कौन सी कन्फर्मेशन हो गई? नेगेटिव कन्फर्मेशन हो गई। लेकिन लॉ कह रहा है यार हम नहीं इस तरह की कन्फर्मेशन को मानेंगे। ऑडिट वाले मानते रहे, अकाउंटिंग वाले मानते रहे। अकाउंटिंग में हम कई चीज़ों को ऐसे करते हैं जो लॉ नहीं मानता। सब्सटेंस ओवर फॉर्म आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। हम लीज एसेट्स को अपनी किताबों में ले आते हैं, ये शायद अभी टॉपिक आपने पढ़ा ना हो, पढ़ लिया? लीज एसेट्स को हम अपनी किताबों में लिखते हैं एज एन एसेट। हालांकि लीज की गाड़ी पर ऑनरशिप का नाम देखें तो किसका आ रहा होता है? बैंक का।
अगर लॉ में कोई बात हो रही हो, मसलन इनकम टैक्स में जब हम ये बात करेंगे तो हम कहेंगे लीज एसेट हमारा एसेट नहीं है, क्यों? लॉ नहीं मानता ना। तो कई जगह हमारा कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है लॉ का और हमारा। तो एक कॉन्ट्राडिक्शन यहां भी यही है कि नेगेटिव कन्फर्मेशन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं करेगी। अगर आप अदालत में जाएंगे और आप कहेंगे देखें जी मैंने इसे कहा था 3 दिन में जवाब दे दो वरना फिर ये चीज़ तुम्हारी हो गई है, तो लॉ कहेगा कि नहीं 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 ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। पॉजिटिव कन्फर्मेशन से कन्फर्मेशन होगी। एक्सेप्टेंस हमेशा पॉजिटिवली कंफर्म की जाएगी, नेगेटिवली कंफर्म नहीं की जाएगी। हालांकि ज़िंदगी में हम बाज़ दफ़ा इसको यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन लॉ इसको नहीं मानता। क्लियर हो गई जी? एन ऑफर कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव कंफर्मेशन। इफ इट इज नॉट एक्सेप्टेड विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम देन इट विल बी presumed to have been accepted। लॉ कह रहा है ये वाली बात ठीक नहीं है। अब जरा एक छोटा सा एक बारीक सा फर्क है, इसको जरा समझना है हमने। इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर, इन्विटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर। जरा थोड़ी तवज्जो रखनी है हमने। लॉ कह रहा है यार दो चीजें अलग अलग हैं, एक है ऑफर और एक है इन्विटेशन टू ऑफर। इन्विटेशन टू ऑफर का तो मतलब है कि यार आप मुझे ऑफर करवाओ। मसलन घर के ऊपर हमने बोर्ड लगा दिया हाउस फॉर सेल, प्राइस नहीं लगाई। इस बोर्ड का क्या मतलब है? अगर आप वहां से गुजर रहे हो, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर आया हुआ है, तो अब आप गुजर रहे हो तो आप मुझे ऑफर करवाओ कि यार ये चीज़ आपने खरीदनी है, बताओ कितने की खरीदोगे, या मेरे साथ राब्ते में आओ, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में आओ। एक आसान मीनिंग तो इसका ये है इन्विटेशन टू एन ऑफर। लेकिन एक और मीनिंग भी है, वो जो एक अभी पीछे हम एक लफ्ज़ पढ़ कर आए हैं, पीछे हमने एक लफ्ज़ पढ़ा है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ कंसेंट। ये बड़ा अहम लफ्ज़ है, इसने यहां क्लैरिफाई होना है आके। एन इन्विटेशन टू ऑफर इज एन एक्शन इनवाइटिंग अदर पार्टी टू मेक एन ऑफर टू फॉर्म ए कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, अब इसमें ना वो जो मेरा थीसिस है कि यार कम से कम 80% लॉ तो अल्लाह ने हमारे जीन्स के अंदर पैदा कर रखा है। तो हम आधी दफ़ा अपने आप से जब सवाल करेंगे ना तो वो ठीक आंसर आ रहा होगा, हालांकि आपने अभी लॉ पढ़ा नहीं है, बल्कि बाद दफ़ा लॉ पढ़ के भी वो बात समझ नहीं आ रही होती, हम कॉमन सेंस से उसका ठीक आंसर ले रहे होते हैं। मसलन आप एक शॉप पर गए और मसलन आप हफीज़ सेंटर चले गए, वहाँ किसी के पास iPhone 14 पड़ा हुआ है और प्राइस उसने लिख के लगाई हुई है। आपने जेब से पैसे निकाले और उसको कहा यार ये फ़ोन मुझे दे दो। क्या ये फ़ोन देना ज़रूरी है? क्या जो उसने प्राइस लिख के लगाई हुई है 4 लाख रुपया, वो ऑफ़र नहीं है? क्या वो ऑफ़र नहीं है? तो अगर ऑफ़र है तो फिर आप पैसे दे रहे हो तो फिर लीगली वो बाउंड होना चाहिए ना आपको देने के लिए। लेकिन आपके अंदर का अकाउंटेंट, अंदर का लॉयर कह रहा है कि नहीं यार वो बाउंड तो नहीं है मुझे देने के लिए। ऐसे ही है कि नहीं है? एक शॉप पर आप गए और वहाँ एक प्राइस किसी चीज़ की लिखी हुई है 4,50,000 रुपया। आपने 4,50,000 रुपया कैश निकाला और उसको कहा यार ये मुझे दे दो। क्या वो लीगली बाउंड हो गया है? अगर वो ना दे तो हम अदालत जा सकते हैं? नहीं जा सकते। इसका मतलब है किसी चीज़ की प्राइस का डिस्प्ले होना ऑफर नहीं है, क्योंकि ऑफर के बाद तो एक्सेप्टेंस होते ही कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है। अभी इसी हम अभी एक एरिया पे फोकस करते हैं, जनरल में चले जाएंगे तो और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। हम ये कह रहे हैं किसी चीज़ की प्राइस लिखे होने का मतलब ऑफर नहीं है, बल्कि इनविटेशन टू ऑफर है। यानी उस शॉपकीपर ने 4.5 लाख रुपया प्राइस रखी हुई है, वो कह रहा है आप ऑफर करवाएं कि यार भाई ये 4.5 लाख का दे रहे हो मुझे? वो कहते हैं जी। अब असल में आपने ऑफर करवाई है, उसने एक्सेप्ट किया। आप एक ग्रोसरी स्टोर पे गए हैं, सारी चीज़ें शेल्फ पे डिस्प्लेड हैं, प्राइसेस लिखी हुई हैं, आपने चीज़ें उठा कर किस में रख ली हैं?
ट्रॉली में रख ली हैं, आप बिलिंग काउंटर पर आए हैं और उनमें से 2 चीज़ों को कैशियर ने कहा कि सर एक्चुअली ये फॉर सेल नहीं है, ये गलती से बच्चे ने वहाँ लगा दी हैं, क्या वो बाउंड है ये चीज़ें देने का? इसका मतलब है ये सारी जो प्राइसेस लिखी हुई थी फिर क्या थी? इनविटेशन टू ऑफर थी। एक्चुअली अब आप ऑफर लेकर आए हो ट्रॉली में डाल के कि यार ये अपनी अपनी कीमत पर मैं खरीदना चाह रहा हूं, अगर कैशियर ने पैसे ले लिए तो वो एक्सेप्ट कर रहा है, अदरवाइज उसके पास ऑप्शन है वो रिजेक्ट कर दे। कॉलेज की एड चल रही है, आपको मैसेज आ रहे हैं एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। एक बच्चा एडमिशन लेने आता है, हो सकता है वो किसी वजह से डिसिप्लिनरी किसी वजह से कॉलेज के किसी रेडार में हो और जमील साहब कहें नहीं जी भाई आप कोई एडमिशन नहीं आपके लिए, क्या वो केस कर सकता है? वो कहेगा जी आपकी ऑफर चल रही है, फेसबुक पे भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है। नहीं नहीं, वो सब कुछ क्या था? इनविटेशन टू ऑफर था। सामने वाला बंदे की मर्जी है वो एक्सेप्ट कर ले या रिजेक्ट कर ले। तो एक्चुअली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर। आप किसी रेस्टोरेंट में गए, मेन्यू मंगवा लिया आपने, हालांकि रेस्टोरेंट का रिप्रेजेंटेटिव बंदा लेकर आया ना मेन्यू, आपकी टेबल पर उसने मेन्यू सर्व कर दिया। अब आप एक डिश ऑर्डर कर रहे हैं, वो कहते हैं सॉरी सर ये तो नहीं है। आप कहते नहीं यार अब तो मेरा आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, आपने मुझे ये ऑफ़र करवाई है और मैं ये ख़रीदने के लिए तैयार हो गया हूँ। तो वो जो अंदर वाला वकील है वो क्या बता रहा है? बता रहा है नहीं नहीं ऐसे नहीं होता। इसका मतलब है ये वाली बात भी ऑफ़र नहीं थी, इन्विटेशन टू ऑफ़र थी। एक्चुअली ऑफर चलते 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 वो आखिरी गुफ्तगू थी जिसके एक्सेप्टेंस के फौरन बाद क्या हो जाना है? कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाना है। इससे पहले की बातें या एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकती हैं, या निगोशिएशन हो सकती हैं, या इनविटेशन टू ऑफर हो सकती हैं। वो ऑफर नहीं है। ऑफर तो वो आखिरी डायलॉग है जिसके बाद यस और नो होने के बाद क्या हो जाना है? कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाना है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू एन ऑफर। डिस्प्ले ऑफ मेन्यू ऑफ रेस्टोरेंट, इनविटेशन टू ऑफर, अभी हमने समझ लिया। एडवर्टीजमेंट फॉर ऑक्शन, हमने कहा जी हम अपने पुराने बेंच बेच रहे हैं इस कीमत पर, तो कोई भी बंदा वो इश्तार सुन के आ जाए तो हमारा उसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया? नो, हम इनविटेशन टू ऑफर कर रहे हैं कि आप इनविटेशन लेके आइए, फिर हमारी मर्जी होगी हम ऑफर कबूल करेंगे कि नहीं करेंगे। सेल परचेज बाय टेंडर, टेंडर भी वही होता है, अखबार में इश्तार दे दिया हमने कि जी हमें 50 कंप्यूटर चाहिए, तो जो लोग कंप्यूटर के सप्लायर हैं वो बताएं हमें कितने का कंप्यूटर देंगे। तो एक्चुअली दिस इज एन इनविटेशन टू ऑफर। डिस्प्ले ऑफ गुड्स इन स्टोर, वही जो ग्रोसरी पर आप गए, कहीं भी गए, प्राइस लिखी हुई थी। ये सारी एग्जांपल्स किसकी आ रही हैं? इनविटेशन टू ऑफर। सर्कुलेशन ऑफ प्राइस लिस्ट, आपके घरों में ये फास्ट फूड वाले अपने ब्रोशर फेंक जाते हैं। आप मेट्रो, मैक्रो, हाइपर स्टार कहीं गए हैं तो एंटर होते ही वहाँ एक प्राइस लिस्ट पड़ी हुई है, कोई ऑफर पड़ी हुई है, उसकी कोई प्राइसेस लिखी हुई हैं। सर्कुलेशन ऑफ प्राइस लिस्ट इज नॉट एन ऑफर, दिस इज इनविटेशन टू एन ऑफर। आप ऑफर लेकर जाएंगे, सामने वाला बंदा डिसाइड करेगा कि उसने इसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। क्लियर हो गई बात जी? कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशन, वो कहता है, अब ये बड़ा मजेदार थोड़ा सा एरिया है। वो कहता है बात एक तो एक कंडीशन, एक है कोई स्पेशल कंडीशन। When there are special terms and condition in an offer, these must be specifically communicated to the other party. मसलन कोई भी कंडीशन है, आप कहते हैं ये चीज़ है लेकिन इसके साथ ये एक कंडीशन लगी हुई है, वो कहता है फिर वो कंडीशन भी आप कम्युनिकेट करेंगे। अच्छा जी, और फिर इसके ऊपर भी एक एग्जांपल से हम इसे थोड़ा और अनफोल्ड करेंगे। पहले दोबारा ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर को देख लें, इसको डिफरेंशिएट कर लें। ऑफर इज मेड टू गेट एक्सेप्टेड बाय अदर पार्टी। ऑफर उस आखिरी गुफ्तगू का नाम है जिसके बाद सामने वाली पार्टी एक्सेप्ट कर ले तो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाएगा।
इन्विटेशन टू ऑफर क्या है? इन्विटेशन टू ऑफर इज मेड टू गेट ऑफर फ्रॉम द अदर पार्टी। यहां हमारी इंटेंशन क्या है? एक्सेप्टेंस फ्रॉम अदर पार्टी, लेकिन यहां हमारी क्या है? ऑफर फ्रॉम अदर पार्टी। घर बराए फरोख्त है, अब हम चाह रहे हैं अगले पार्टी आकर ऑफर करवाए। अच्छा जी, ऑब्जेक्ट ऑफ ऑफर इज टू एंटर इनटू, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो जाए, और यहां ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑफर मिल जाए। ऑफर बिकम्स एन एग्रीमेंट व्हेन इट इज एक्सेप्टेड। अगर ऑफर थी और सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन अगर ये इनविटेशन थी और सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया तो ये ऑफर क्रिएट हुई है। एन इन्विटेशन टू ऑफर बिकम एन ऑफर। क्या मतलब? आप रेस्टोरेंट में बैठे हैं, आपने कहा अच्छा यार ये चीज़ मुझे ऑर्डर करनी है। अब आप ऑफर करवा रहे हो, मेन्यू आपके पास आया, आपने एक्सेप्ट किया। अब आप उसे कह रहे हो यार ये मुझे एक स्टेक दे दें, ये एक चीज़ दे दें, ये एक चीज़ दे दें। अब आप ऑफर करवा रहे हो और वो जो सामने वाला आदमी है वो एक्सेप्ट करेगा। आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप ऑफर करवा रहे हैं, सामने वाला एक्सेप्ट कर रहा है। अच्छा जी, अब लॉ ने फिर एक चीज को डिफाइन किया, एक्सेप्टेंस, कि ऑफर कब एक्सेप्ट होती है। विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 million? आई एम विलिंग टू परचेज हाउस। अब एक्सेप्टेंस को डिफाइन करना है असल में। When the person to whom proposal is made signifies his assent to it, the proposal is said to be accepted. ठीक है ना? जब yes, I am willing to purchase house for ₹10 million. Acceptance mean assenting to an offer. When offer accepted, it become promise. क्लियर हो गई बात जी? अच्छा जी, ये फिर ज़्यादा हो जाएगा, हम वापस इधर ही आ जाते हैं। हमने क्या पढ़ा है जी? हमने पढ़ा है कि एक ऑफ़र के अंदर कौन कौन सी बातों का होना ज़रूरी है। व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड ऑफ़र। वो कहता है यार ऑफ़र में इन बातों को अंडरस्टैंड कर लें। कौन कौन सी? नंबर 1, देयर मस्ट बी 2 पर्सन, 2 लोग होने चाहिए। सर्टेन एंड डेफिनेट, यानी ऑफर कोई वेग किस्म की नहीं होनी चाहिए कि ये चीज़ लकी साबित होगी तो हो जाएगा, मैं आपको रीज़नेबल प्राइस दूंगा जी आप खुश हो जाएंगे जी, प्राइस मैं ठीक ही दूंगा। ये सब ऑफर क्या हैं? वैलिड नहीं है। ठीक है ना? कि नहीं मैं ठीक प्राइस दूंगा, यार मैं कह जो रहा हूं भाई मैं ठीक ही प्राइस दूंगा, ये सब वेग बातें हैं। इट शुड बी सर्टेन एंड डेफिनेट। ऑफर मस्ट बी सर्टेन एंड। फिर ऑफर करवाते वक्त कॉन्ट्रैक्चुअल इंटेंशन होना ज़रूरी है। क्या मतलब? कि क्या हम एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहे हैं? यही लॉ ने कहा था ना कि अगर ये कमर्शियल एग्रीमेंट है तो हमने अज्यूम कर लिया है कि इंटेंशन मौजूद है, और अगर ये डोमेस्टिक है, सोशल है, रिलीजियस है तो हमने अज्यूम कर लिया है कि इंटेंशन नहीं है। अगर आप अदरवाइज हैं तो फिर एक्सप्रेस कर दें। ऐसे ही है ना? कम्युनिकेशन, ऑफर जब तक कम्युनिकेट नहीं होगी तब तक एक्सेप्ट नहीं की जा सकती। मसलन एक शख्स ने घर बेचना है। मिस्टर कामरान ने एक ऑफ़र लेटर लिखकर, वो एक्सप्रेस ऑफ़र देना चाह रहा था, एक लेटर लिखकर मिस्टर कामरान ने एक लेटर लिखकर रखा हुआ है नोमान के लिए अपनी पॉकेट में। विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 million? ठीक है?
मिस्टर नोमान ने एक ऑफर लिखकर अपने जेब में रखी हुई है कामरान के लिए, विल यू सेल योर हाउस फॉर ₹10 मिलियन। ये 1 करोड़ का बेचना चाहता है नोमान को, नोमान 1 करोड़ का खरीदना चाहता है कामरान से। कॉन्ट्रैक्ट हो गया? क्यों नहीं हुआ? कम्युनिकेशन नहीं हुई है, एक्सेप्टेंस नहीं हुई है। दोनों पार्टी एक ही बात चाह रहे हैं। अच्छा, इसने ये लेटर, आज क्या डेट है? 28 हो गई। 28 सितंबर 2022 को पोस्ट कर दिया। इसने भी अपना लेटर 28 सितंबर 2022 को पोस्ट कर दिया। इसका लेटर उसके पास पहुंच गया 30 सितंबर को, उसका उसके पास पहुंच गया 30 सितंबर को। कॉन्ट्रैक्ट हो गया? अभी भी नहीं हुआ। वो भी ऑफर है, वो भी ऑफर है, अभी एक्सेप्टेंस मिसिंग है। बात समझ आ रही है? हालांकि बात एक ही हो रही है, बात एक ही हो रही है, लेकिन नहीं, लॉ कह रहा है देयर मस्ट बी अ वैलिड ऑफर एंड देयर मस्ट बी अ वैलिड एक्सेप्टेंस। जब ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मिलेंगी तो फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो एक्सेप्टेंस हुए बगैर भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। हालांकि हम दोनों एक ही बात कर रहे हैं। वो कह रहा है क्या तुमने मेरा 1 करोड़ का घर खरीदना है, और वो कह रहा है क्या तुमने 1 करोड़ का घर बेचना है। लेकिन ये दोनों इटसेल्फ बाय नेचर क्या है? ऑफर हैं। अब इनमें से कोई एक एक्सेप्ट करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा। तो कम्युनिकेशन का ये मतलब भी है। ऑब्जेक्टिव ऑफ कंसेंट, हम उस लहज पर पहुंचे हुए हों कि ये इनविटेशन टू ऑफर ना रहे, बल्कि अब कहाँ खड़े हों? एक्सेप्टेंस वाले लेवल पे खड़े। जी बेटा, कुछ पूछना है आपने? जी, वो अलग अलग रूल है ना कि कम्युनिकेशन का मतलब स्पेसिफिक पर्सन को कम्युनिकेट कैसे होती है और जनरल पर्सन को कैसे होती है। ये जब हम अगले चैप्टर में, क्योंकि इसी की डिटेल्स आएंगी ना अगले चैप्टर में, वहाँ अप्रोप्रिएट जगह पर डिस्कस करेंगे। यानी ऐसे कहिए, जनरल पब्लिक को कम्युनिकेशन का रूल कुछ हो रहा है, स्पेसिफिक पर्सन को कुछ हो रहा है। मसलन कोई ऑफर आपको करवाई गई है तो मैंने देखना है वो लेटर आप तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। जनरल पब्लिक को मैंने अखबार में इश्तार दे दिया है, आपको पता चला है या नहीं चला, इससे कोई फ़र्क। जनरल पब्लिक को जैसे ही हम आगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और बाकी पार्टनरशिप और इस तरह की बातें करेंगे ना, कुछ चीज़ों में हमने किसी चीज़ का पब्लिक नोटिस देना होता है कि भाई पब्लिक को नोटिस दे दें कि ये हमारा पार्टनर था, अब हमारा पार्टनर नहीं रहा। मैं कहता हूँ जी मैंने तो अखबार ही नहीं पढ़ा। लॉ कहता है नहीं, ये ठेका नहीं लिया हो तुमने, अखबार पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। बस उसका प्रोटोकॉल ये था कि अखबार में इश्तार दे दे, बस ख़त्म बात। अब आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा ये आपकी जिम्मेदारी थी। तो जनरल पब्लिक को कम्युनिकेट करने के प्रोटोकॉल्स कुछ हो रहे हैं, इंडिविजुअल को कम्युनिकेट करने के प्रोटोकॉल कुछ हो रहे हैं। अगर जनरल की भी थी ना, जनरल ने भी एक्सेप्ट कब करना? जब उसको पता होता। मसलन उसने लोगों से सुना कि यार फलां बंदे ने प्राइस दिया हुआ है इसके ऊपर, अब उस तक पहुंच गई ऑफर, कम्युनिकेट हो गई है, लेकिन उसको नहीं पता। मैंने इसीलिए अपनी एग्जांपल में बड़ा अरेंज करके बनाई थी कि उसको तो पता ही नहीं था, वो तो कैट देकर वापस जा रहा था, फिर किसी ने बताया ताकि ये बात ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही होता है, करना भी ऐसे ही चाहिए था, ठीक है ना। लॉ इसीलिए पढ़ने आए हम। लेकिन अगर उसे, अच्छा यहाँ भी लॉ की जो बातें हैं ना वो अलग अलग तरीके से चलेंगे। एक्सेप्ट कब करना आपने? अगर यही बंदा उसे बाहर मिल जाता, दिल्ली उसने पहले पकड़ लिया, उसे मिल गई है, और अब उसको बाहर गली में आया, उसने कहा अच्छा बिल्ली यार इसके ऊपर तो 50,000 इनाम है। लॉ की नज़र में ये भी ठीक नहीं है। पहले ऑफर एक्सेप्ट करके बिल्ली ढूंढनी थी आपने। बात समझ आए? लेकिन यकीनन आप ये कहेंगे कि सर ये साबित कैसे होगी?
वो हमने नहीं करनी, वो वकील साहब ने करनी है, वो फिर उस वक्त देखेंगे, वो कहेंगे यार अच्छा जी गली का सीसीटीवी कैमरा लाएं, वहां ये बंदा उससे बात कर रहा था, इसे तो उसने बताया है, ठीक है ना। यानी जाहिर है इसके अंदर थोड़ी दुश्वारी आएगी, मुश्किल आएगी, लेकिन आजकल क्या मुश्किल है, प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर की गुफ्तगू पता चल जाती है बंदे को तो ये तो बाहर गली में हो रही है तो इसलिए ये जो इम्प्लीमेंटेशन साइड है दैट इज समथिंग एल्स। हमने लॉ देखना है, लॉ क्या कह रहा है। लॉ कह रहा है वो काम करने से पहले आपने एक्सेप्ट करना है, फिर करना है। वैलिड नहीं रहती, खत्म हो जाती है। आगे जाके हमने पढ़ना है कि जब काउंटर ऑफर आती है, जैसे हम अच्छा कई चीज़ों में हम माशरे में गलत भी कर रहे होते हैं। मसलन आप देखिए जी, ऐसे देखिए, आप एक ऑटो वाले के पास खड़े थे, आपने कहा यार भाई फलां जगह जा रहे हैं, उसने कहा जी 1000 रुपया लूँगा, ठीक है। आपने कहा तुम्हारा दिमाग ख़राब है, मैं रोज़ यहाँ आता जाता हूँ, 600 रुपया लेते हैं। उसने कहा नहीं सर मैं 1000 रुपया ही लूँगा। अच्छा, उसने कहा 800 ले लो। उसने कहा जी नहीं। आपने कहा अच्छा चलो 1000 ही ले लो, मैं बैठ रहा हूँ। कहते नहीं सर आपके साथ नहीं जाना। क्या वो लीगल स्टेटस क्या है? अब आप कह रहे हो कि नहीं उसने 1000 की ऑफर कही हुई, मैं एक्सेप्ट करवा रहा हूँ। नो 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 नो, वो ऑफर तो खत्म हो गई थी जब आपने 800 कहे। अब वो दोबारा 1000 की करवा रहा है। जब आप कहते हैं ना चलो, तो लॉ की नज़र में क्या हो रहा है? लॉ की नज़र में हो रहा है अब आप ऑफर करवा रहे हो कि चलो 1000 रुपये में ही चलो, अब उसकी मर्जी है वो उसको एक्सेप्ट करे या ना करे। जब हम काउंटर ऑफर देते हैं तो ओरिजिनल ऑफर क्या हो जाती है? लैप्स हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो निगोशिएशन में ये बड़ी अहम बात है कि जब आप काउंटर ऑफर लगवाते हैं तो पिछली ऑफर ख़त्म हो जाती है। हाँ, हम ऐसा कर नहीं रहे होते हैं निगोशिएशन में, दूसरा आदमी क्योंकि वो इतने की बेचना चाह रहा होता है, लेकिन अब असल कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ? आपने ऑफर करवाई और मैंने एक्सेप्ट की। लॉ की नज़र में इसका स्टेटस चेंज हो गया बस। लेकिन अगर अब आप ऑफर करवा रहे हैं और मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो ये बिल्कुल मुझे इख्तियार है, क्योंकि जो मेरी ऑफर थी वो मेरी कंडीशन के साथ या आप एज इट इज एक्सेप्ट करते या रिजेक्ट करते। आपने काउंटर ऑफर लगाई है तो अब असल में आप ऑफरर बन गए और मैं ऑफरी बन गया हूं। अब मेरी मर्जी है मैं उसको एक्सेप्ट करूं या ना करूं। बात क्लियर हो गई जी? तो लॉ ये कह रहा है कि यार कितनी चीजें हैं वो? 5 और ये 4। ये 9 बातें आपको समझनी चाहिए। किससे रिलेटेड? ऑफर से रिलेटेड, ताकि पता चले वो कौन सी वैलिड ऑफर है जिसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाया करेगा। और ख़ास तौर पर इस एरिया को समझने की ज़रूरत है कि इनविटेशन टू ऑफर में क्या फ़र्क है। इसकी वो 4-5 एग्जांपल्स वहाँ लिखी हुई हैं। कौन कौन सी? डिस्प्ले ऑफ मेन्यू, सेल बाय टेंडर और ऑक्शन, डिस्प्ले ऑफ गुड्स इन स्टोर्स, ठीक है ना। ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। ये क्या बता रही हैं कि ये क्या है? इनविटेशन टू एन ऑफर है, ऑफर नहीं है जी। ग्रुप भी हो सकते हैं। एक कंपनी दूसरी कंपनी को ऑफर करवा रहा है, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को ऑफर करवा रहा है, एक कंट्री दूसरे कंट्री को ऑफर करवा रहा है। रशिया में कह रहा है जी चले आए जी हम गैस पाइपलाइन बना लेते हैं। तो 2 लोग, 2 पार्टीज होना चाहिए, 2 पर्सन होने चाहिए लॉ की नज़र में, जिनको हम पर्सन कहेंगे। आगे चल के थोड़ी सी डेफिनेशन आएगी कि 2 लीगल पर्सन होने चाहिए जो एक दूसरे को ऑफर करवा सकते हैं। ठीक होगी ना बात? कल इंशाल्लाह ताला यहाँ से आगे चलेंगे जी। अब यहाँ तक का काम आप साथ साथ याद करते हुए चलेंगे। आप अगर गौर करें तो हम रोज़ाना की चीज़ों को पीछे रिवाइज कर रहे हैं जी। मैं वही कह रहा हूँ, मैं उसी को एक्सप्लेन करने लगा हूँ मैं उसी को एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि या तो अपनी इंटेंशन और अपनी उसको क्लास में इतना मौजूद रखें, क्योंकि हमने रोज़ाना ही इन सारी चीज़ों को रिवाइज करना है, तो ये खुद ब खुद याद होना शुरू हो गई हैं। और नहीं तो थोड़ा थोड़ा जाकर इनको कहीं जहन में डाल लें, ठीक है ना। आपके पास सॉफ्ट में स्लाइड मौजूद हैं और वहाँ से हम इसको लेकर चल रहे होंगे। कल मुलाकात होगी जी इंशाल्लाह। यहाँ से आगे चलेंगे।